जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ येस बैंक के ऊपर बना रहा हूँ। एंड येस बैंक के ऊपर इसीलिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज आपने देखा है कि येस बैंक ने जो एफपीओ निकाला था, आज 15 उसकी डेट थी। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि एफपीओ क्या होता है, एंड सेकंड हम ये जानेंगे कि क्या हमें येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करंट भाव पे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, आपको बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम समझते हैं जो एफपीओ इशू किया है येस बैंक ने, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या होता है, जैसे सबसे पहले कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ निकालती है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। उसके द्वारा वो कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, मार्केट में एंटर करती है, एंड हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मौका मिलता है उस कंपनी में हिस्सेदारी लेने का ओपन मार्केट के द्वारा। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो एफपीओ होता है वो ये होता है कि जब कंपनी को वापस से अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये समझ लीजिए एक तरीक़े से सेकंड फंड रेजिंग का है आईपीओ के बाद एफपीओ, जिसके द्वारा कंपनी ये अपना फंड रेज कर सकती है मार्केट से शेयर के बदले। तो उसी तरीक़े से येस बैंक जो है 15,000 करोड़ इस एफपीओ के द्वारा रेज करना चाहती है। 15,000 करोड़, जिस पे 12 रुपये एंड 13 रुपये के भाव पे ये एफपीओ इशू कर रही है। हालांकि करंट भाव जो शेयर का चल रहा था मार्केट वो 25-26 के आसपास था, जो गिरते गिरते 20 रुपये के करीबन पहुंच चुका है ये एफपीओ की खबर सुनने के बाद से, और भी गिर सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहां येस बैंक जो एफपीओ इशू कर रही है उसमें 12 से 13 रुपये का भाव रखी है। एम्प्लॉय लोग के लिए 1 रुपये का डिस्काउंट है, एंड 13 रुपये का भाव है। जो येस बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 12 रुपये एंड रेस्ट 13 रुपये। तो उसमें फ्रेंड्स जो 12 है उसमें जो लॉट साइज़ है वो 1000 का है, मतलब आपको मिनिमम 1000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, मतलब 13,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और करंट भाव जो चल रहा है शेयर का वो 20 रुपये चल रहा है। तो कोई भी करंट भाव पे जो है अभी येस बैंक को नहीं खरीदेगा। अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो वो एफपीओ के द्वारा ही करेगा, क्योंकि वहाँ उसे 8 रुपये का, आप समझ रहे, इसमें डिफरेंस मिल रहा है। तो बेसिकली इसके द्वारा येस बैंक 15,000 करोड़ रुपए रेस करना चाहती है। जो आप जानते हैं कि पहले भी इस साल के मार्च में येस बैंक ने करीबन 10,000 करोड़ का फंड रेस किया था, जिसमें इंडिया के कुछ दिग्गज बैंक ने इन्वेस्ट किया था, जिसमें स्टेट बैंक ने 49% हिस्सेदारी ली थी येस बैंक की, एंड अदर बैंक्स भी है जैसे कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक एंड हाउसिंग फाइनेंस और फाइनेंस कॉर्प एंड फेडरल बैंक, ये सब भी कुछ बैंक है। एंड स्टेट बैंक जिसने 49% स्टेट बैंक ने शेयर्स हिस्सेदारी ली थी। बाद बाकी ये कुछ बैंक है कोटक, आईसीआईसीआई, ये सब इन्होंने भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था 10,000 करोड़ में से। तो वो फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट था 10,000 करोड़ का। एंड अब जो है 15,000 करोड़ की जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है उसके द्वारा इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहती। तो उसमें भी स्टेट बैंक है, वो भी 1700 करोड़ के आसपास और इन्वेस्ट कर रही है 1760 करोड़ के आसपास येस बैंक में। तो आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि क्या हमें येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करंट भाव पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, बैकग्राउंड जान लेते हैं। येस बैंक जो फाउंड हुआ था, उनके जो को फाउंडर थे येस बैंक के, वो था राणा कपूर, जो अभी फ़िलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है। आपको भी उस बात पता होगी कि जो येस बैंक में जो भी घपला हुआ था लोन के, एंड बहुत से ऐसे ख़राब लोन दिए गए थे, तो उसके कारण जो है बहुत सी ऐसी, आप समझ सकते हैं, फ्रॉड किया गया था। येस बैंक के सीईओ राणा कपूर जो फॉर्मर सीईओ थे, तो अभी वो फ़िलहाल जेल में है। उसके बाद रणवीर गिल जो था, उनको रिक्रूट किया गया, उन्हें बुलाया गया, एंड वो एज अ सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर फिर येस बैंक में आए 2019 में। तो उनसे बहुत आशा थी कि क्योंकि वो 10 बैंक जो है उनमें 30 साल का उनके पास एक्सपीरियंस था। इंडिया के एमडी भी थे 10 बैंक में।
तो मार्केट को भी ये लगा कि वो अब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था और येस बैंक को फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम, क्योंकि इतने सारे घपले हो चुके थे और इतने सारे बैड लोन्स दे दिया गया था, जिससे येस बैंक का एनपीए बहुत ही ज़्यादा हो गया था। येस बैंक जो है अपनी कैपिटल से जूझ रही थी, अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो टिक भी नहीं पाएगी, एंड ना तो लोन दे पाएगी ना ग्रोथ कर पाएगी। तो उसकी वजह से फ़ंड रेजिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड जो डिपॉजिटर है उनकी सेफ गार्ड के लिए भी बैंक को जल्दी से जल्दी फ़ंड रेज करना था। तो उसके लिए रणवीर गिल ने ट्राई किया, बट वो सक्षम नहीं हो पाए। फिर लास्ट में आरबीआई को आना पड़ा, एंड आरबीआई ने लास्ट में प्रशांत कुमार को इसी ईयर के मार्च में प्रशांत कुमार को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया येस बैंक का। जो प्रशांत कुमार जी पहले भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं एसबीआई स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एसबीआई के रह चुके हैं। उन्हें फिर येस बैंक की कमान सौंपी गई एज ए सीईओ, एंड उसके बाद ही बहुत से ऐसे बैंक हैं जिन्होंने येस बैंक में इन्वेस्ट किया, एंड एसबीआई जो था उन्होंने 49% येस बैंक की हिस्सेदारी ली। ये तो रही कुछ हिस्ट्री। अब हम समझते कि क्या हमें करंट भाव पे येस बैंक पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कंपनी का जो कैशा है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो होता है, वो जो कंपनी का है 33% के आसपास है। तो वो बहुत ही कम है फ्रेंड्स, बिकॉज कैशा जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स करंट एंड सेविंग अकाउंट अगर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है, एंड सेविंग अकाउंट्स पे बैंक को बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 5 से 6% प्राइवेट बैंक पे करते हैं, 4-5%, एंड जो स्टेट बैंक गवर्नमेंट बैंक है वो तो 2.5-3% पे करते हैं, एंड प्राइवेट बैंक भी जो बहुत से जैसे कोटक पहले 6 करता था, अब 4% सेविंग अकाउंट पे कर दिया। तो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है इन कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग या अदर सोर्स से अगर बैंक पैसा लेती है तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अगर बैंक की जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है, अगर बैंक को कम ब्याज दरों पे पैसा मिलेगा तो बैंक अपना मुनाफा ज़्यादा कर पाएगी, क्योंकि बैंक मार्केट पे ज़्यादा रेट पे पैसा दे पाएगी। अगर ज़्यादा रेट, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर बैंक का जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम रहता है, फॉर एग्जांपल अगर कैशा जो करंट अकाउंट है एंड जो सेविंग अकाउंट है फ्रेंड्स, एंड फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड रेकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, ये सब का अगर आप एवरेज पकड़े, मान लीजिए करंट अकाउंट से बैंक को 100 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट आता है एग्जांपल के तौर पे, एंड सेविंग अकाउंट से मान लीजिए 150 करोड़ तक का डिपॉजिट आता है, एंड उसके बाद जो फिक्स डिपॉजिट है उससे 50 करोड़ का, एंड रेकरिंग से समझ लीजिए 50 करोड़ का। तो एक एवरेज अगर निकलता है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी एग्जांपल निकलती है 5% या 4.5% के आसपास। अब बैंक अगर कोई पर्सनल लोन देता है तो 12% में देगा, होम लोन देगा 8.5-9%, तो बैंक की प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे समझिए बात को ध्यान से कि अगर बैंक के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की रेशियो कम रही, जिसे कैशा बोलते हैं, अगर कैशा की रेशियो कम रही तो बैंक का जो इंटरेस्ट मार्जिन होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा आता है, जहां बैंक को 6.5-7% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है रेकरिंग डिपॉजिट में, तो बैंक की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। एंड अगर 7% पे बैंक को पैसा मिलता है, कर्ज मतलब बाजार पैसा मिलता है, तो बैंक अगर बाजार को देगी 8% पे, 8.5% पे होम लोन, तो 1.5% कमाएगी। पर्सनल लोन देगी 10-12%, तो 3-4% ही कमाएगी, एंड ठीक से। एंड उसके ऊपर बैंक की एनपीए भी होती है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब पैसा डूबता भी है। अब जैसे हम येस बैंक के मामले में देखें, उसमें हम आगे और बात करेंगे, 5% के आसपास तक का एनपीए है, मतलब 100 रुपये अगर बैंक लोन दी है तो उसमें 5 रुपये डुबा दी है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब वो पैसा अब रिकवर नहीं हो पा रहा है, वैसा है। नेट एनपीए एक होता है, ग्रॉस एनपीए होता है। नेट एनपीए 5% के आसपास है फ्रेंड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैशा जो है वो भी बहुत कम है। अब हम यहाँ देखते हैं बैंक की जो बैंक
में जो मार्च में आरबीआई ने एक लिमिट लगा दी गई थी कि 50,000 से ज़्यादा येस बैंक से जो ग्राहक है वो पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते, तो उसके बाद जो ग्राहक में भी थोड़ी हलचल आ गई एंड वो थोड़ा डर भी गए, क्योंकि उससे एक ट्रस्ट कम हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर फ्रेंड ऐसा है, ब्रांड और ट्रस्ट पे पूरा चलता है। प्राइवेट बैंक्स हो गए या गवर्नमेंट पे चलो विश्वास ऐसे रहता है कि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, बट प्राइवेट बैंक पे ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर रहता है कि ब्रांड और ट्रस्ट। तो येस बैंक का ये हादसा होने के बाद से डिपॉजिट में भी बहुत भारी कमी आई, तो बैंक अब जूझ रही है मार्केट में ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए भी। उसका हम नतीजा भी देख सकते हैं। बैंक की जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अर्न्ड आप यहाँ देखेंगे मार्च 2019 में 7,800 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद वो देख रहे हैं आप धीरे धीरे कम होते जा रही है, 7,300 करोड़ सितंबर 2019 में, फिर उसके बाद दिसंबर में 5,600 करोड़ और मार्च 2020 में 5,200 करोड़ के आसपास। तो करीबन आप देख सकते 30 से 40% का करीबन एक साल के अंदर अंदर जो है इंटरेस्ट में भी कमी आ गई। इंटरेस्ट जो कमाया जाता है लोन में एंड डिपॉजिट में भी कमी आई। तो अब हम यहाँ देखते हैं नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो फ्रेंड्स 1,500 करोड़ का घाटा था मार्च 2019 में एंड उसके बाद 95 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 629 करोड़ का घाटा, फिर 18,000 करोड़ का घाटा, फिर उसके बाद 3,600 करोड़ का घाटा। तो लगातार एक साल में लगातार लॉस पे लॉस, क्योंकि बैंक की जो राणा कपूर ने बहुत से ऐसे लोन थे जो छुपा रखा था, एनपीओ को बहुत सारे को छुपा रखा था, वो बाद में सारे सामने आने लगे जब आरबीआई को पिक्चर में आना पड़ा। तो फ्रेंड्स यही बात है कि करंट भाव पे अगर आप येस बैंक पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। येस बैंक टर्न अराउंड साबित हो सकती है तब, क्योंकि पहले येस बैंक का यही हैबिट रहा कि एग्रेसिवली खूब ज़्यादा लोन दिया था येस बैंक ने जब राणा कपूर सीईओ था, एंड उसके वजह से बहुत से ऐसे लोन एंड फ्रॉड भी उन्होंने बहुत किया, बहुत सी फर्जी कंपनियां बना के खुद लोन उठाया। तो उसके बाद भी अब जो है बैंक की जो फ्रेंड्स स्टेबिलिटी है उसको रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए फंड रेजिंग का सहारा लिया गया। तो अब मेन बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये कि बैंक टर्न अराउंड तब होगी जब वो एग्रेसिव, उनका लोन देने का जो हैबिट था वो अग्रेसिव था, वो जिसको भी लोन दे देते थे जिसको तिसको। बट अब बैंक अगर इसमें चेंजेस लाता है ये अग्रेसिवनेस में, एंड अब ठीक तरीके से कंजर्वेटिव हो के अगर करता है ये लोन का काम, बिकॉज फ्रेंड बैंक तभी कमाएगा जब वो लोन देगा, तभी कमाएगा। क्योंकि अगर वो डिपॉजिटर से सिर्फ पैसा ले रहा है तो उससे बैंक की कमाई नहीं होगी। उससे तो ये है कि जितना कम सेविंग अकाउंट जितना ज़्यादा हो और करंट अकाउंट जितना ज़्यादा हो उतना कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बैंक के लिए कम पड़ेगी। बट हमें यहाँ ये समझना है कि करंट भाव पे आपको येस बैंक में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी रिस्क है। हाँ, अगर आप भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तब अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं करंट भाव पे येस बैंक के। एंड बट अगर फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखें तो करंट भाव जो येस बैंक का इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बन रहा। आपको थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, बैंक को अपने आप को प्रूफ करने देना चाहिए एंड उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पुरानी बातें भूल जाइए कि ये पहले ब्रांड था एक और अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट करें और नहीं, क्योंकि अभी के हिसाब से अगर आप फ्रेंड देखेंगे बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3% के आसपास और एनपीए बैंक का जो है 5% के आसपास, तो बैंक लॉस में ही चल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं इसको, जैसे बैंक को अगर 5% पे समझ लीजिए बैंक की जो भी डिपॉजिट आती है करंट अकाउंट पे तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, सेविंग अकाउंट से, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से मिला के समझ लीजिए इनका एवरेज आता है 5% बैंक को कॉस्ट पड़ती है। एंड बैंक एग्जांपल मान लीजिए बाज़ार में लोन देती है 8%, 8.5% पे, तो ये जो 3% का डिफरेंट आया वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बचता है ये दोनों मतलब जो पैसा आता है इनकमिंग और आउटगोइंग, उसमें जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस तो होता है फ्रेंड्स उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। तो 3% के आसपास और एनपीए है फ्रेंड्स 5%, तो आप समझ रहे हैं अभी भी बैंक 2% नेगेटिव में। तो बैंक को धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करने दीजिए। आप अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो फिर टर्न अराउंड हो जाए कंपनी
नहीं तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं तो थोड़ा टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल का टाइम दीजिए, बैंक अपने आप को प्रूव करती है तब आप इन्वेस्ट करिए। ये मत सोचिए कि 400 का शेयर था 12 में अब मिल रहा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा तो वापस ये 400 तक चल जाएगा। वो 400 था तब उसमें बहुत सी ऐसी खराब गलत पिक्चर दिखाई गई थी। अब वो बैंक को उस लेवल पे जाने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा और इस बार तो और अच्छे से विश्वास इन्वेस्टर के नज़र में भी बनाना पड़ेगा तभी उस लेवल तक पहुंच पाएगा फ्रेंड्स। सो वीडियो यहीं तक रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। चैनल को लाइक करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे मैं इस तरह की वीडियोस लगातार लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद।